डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। स्नेहा, मेरे पास एक अच्छी खबर है। भार्गव, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भार्गव, जो पहले खुशी से झूम रहा था, अचानक ब्रेकअप की घोषणा से पूरी तरह से हैरान रह गया। क्यों? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद भार्गव ने रूखे स्वर में कहा। उसकी पहले वाली खुशी पूरी तरह गायब हो गई थी। हमारा कोई भविष्य नहीं है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। फोन पर ठंडी आवाज आई। तुम और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। मैंने अपना सामान ले लिया है और तुम्हें मुझसे दोबारा संपर्क करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कॉल कट गई। भार्गव ने अपनी बाईं मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने जल्दी से नंबर दोबारा डायल किया। जिस नंबर पर आपने डायल किया है वह इस समय बंद है, कृपया बाद में फिर से कोशिश करें। कियारा। क्यों? अपने बालों का एक गुच्छा पकड़ते हुए भार्गव धीरे से दहाड़ा। कियारा कॉलेज के दिनों से 2 साल से अधिक समय से उसकी प्रेमिका थी। उन्होंने एक साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और समाज में कदम रखा, लेकिन 1 साल बाद सब कुछ बदल गया। भौतिकवादी दुनिया ने उनके मूल रूप से शुद्ध कैंपस रोमांस को लगातार बिगाड़ा और खराब किया, जिससे वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। भार्गव का जन्म ब्लू स्टार द्वीप समूह के शिया काउंटी के एक दूरस्थ छोटे से गांव में हुआ था। अपने अच्छे अंकों के बल पर उन्हें जियांगडू शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बेइचिन विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस समय पूरे गांव ने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में उनकी उपलब्धि का जश्न मनाया। लेकिन स्नातक होने के बाद कठोर वास्तविकता ने उन्हें सबक सिखाया। भले ही आप प्रतिभाशाली और आकर्षक हों, लेकिन बिना जान पहचान के इस जैसे बड़े शहर में अच्छी नौकरी मिलना जरूरी नहीं है। कई उतार चढ़ावों के बाद भार्गव ने अंततः होंगफेंग रियल एस्टेट नामक एक प्रॉपर्टी कंपनी में रियल एस्टेट विक्रेता के रूप में नौकरी पाई। हालांकि यह रियल एस्टेट कंपनी स्थानीय स्तर पर अग्रणी उद्यमों में से एक मानी जाती थी, लेकिन इससे उनके जैसे एक साधारण कर्मचारी की आय में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। होंगयांग आवासीय क्षेत्र, यही भार्गव ने अपना अपार्टमेंट किराए पर लिया था। रिहायशी इलाके के प्रवेश द्वार पर। स्नेहा, क्या तुम सच में भार्गव से रिश्ता तोड़ रही हो? एक चमकीली, जीवंत आंखों वाली महिला ने पूछा। ये कियारा की सबसे अच्छी दोस्त किरण थी, जो भार्गव की सहपाठी भी थी। कियारा ने सामान के 2 बक्से धकेले, उसका चेहरा भावहीन था और चलते हुए उसने सिर हिलाया। वह हमेशा तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह अपनी पूरी मासिक तनख्वाह तुम पर खर्च कर देता था। उस मामूली तनख्वाह का क्या फायदा? उससे तो एक हैंडबैग भी नहीं आता। वो मुझे वो नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूँ। लेकिन बीप बीप टिल्ड बेबी, इधर आओ। तभी 2 हॉर्न की आवाज ने किरण की बात काट दी। ऊपर देखा तो सड़क किनारे एक लाल फरारी खड़ी थी। अंदर फैशनेबल कपड़े पहने एक आदमी मुस्कुरा रहा था और कियारा को हाथ हिला रहा था। आ रही हूँ। कियारा के पहले से ठंडे चेहरे पर तुरंत एक खिलखिलाती मुस्कान फैल गई। किरण, मैं अब जा रही हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे बता देना। जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपना सूटकेस कार में रख लिया। एक जोरदार आवाज के साथ कार किरण की नजरों से ओझल हो गई। आटिल्ड, किरण ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में बेबसी और दया की झलक दिखाई दी। होंगफेंग रियल एस्टेट के चुनकियू यंगयुए बिक्री कार्यालय के प्रवेश द्वार पर। ये तो बुरी खबर है भार्गव, जल्दी जाकर देखो। फैटी लियू तुम्हारे ग्राहक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहा है। क्या? उसकी लाल आंखें गुस्से से फिर चौड़ी हो गईं और भार्गव तुरंत मुड़ा और बिक्री कार्यालय की ओर भागा। उसने एक विला के ग्राहक को अंतिम रूप देने में लगभग 1 सप्ताह बिताया था, जिसे आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आना था। असल में उसने कियारा को फोन किया था क्योंकि वह उसे यह खुशखबरी देना चाहता था। चुनकियू यंगयुए स्थित विला की कीमत 30 लाख युआन से अधिक थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद कमीशन और बोनस मिलाकर लगभग 60,000 युआन मिलते, जो उसके लिए एक अच्छी खासी आय थी, लगभग 1 साल के उसके मूल वेतन के बराबर। किसे पता था कि खुशखबरी पूरी करने से पहले ही उसे ब्रेकअप की बुरी खबर मिल गई और अब मुड़कर देखने पर उसका सौदा छिन गया था। लियू दियोंग, मैंने इस सौदे पर बातचीत की थी। तुम्हें इस पर हस्ताक्षर करने का क्या अधिकार है? भार्गव हस्ताक्षर कक्ष में घुस गया और मोटे, चिकने चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी पर चिल्लाया। भार्गव, अपना रवैया सुधारो। मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ। मैनेजर? क्या मैनेजर को ऐसा करना चाहिए? मैंने इस ग्राहक से 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक संपर्क बनाए रखा, उन्हें कम से कम 5 बार असली मॉडल घर दिखाया। आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मैंने ही उन्हें आमंत्रित किया था। तुमने क्या किया? तुम हस्ताक्षर क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं उन्हें कीमत पर 2% की अतिरिक्त छूट दे सकता हूँ।
तुम श्रीमान और श्रीमती झांग से क्यों नहीं पूछते कि वे तुम्हारे साथ हस्ताक्षर करना चाहते हैं या मेरे साथ? लियू दयोंग ने भार्गव की चीख को पूरी तरह से अनसुना करते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसका सामना किया। भार्गव ने श्रीमान और श्रीमती झांग की ओर देखा, वे ग्राहक जिनकी वह हमेशा से सेवा करता आ रहा था। श्री झांग की निगाहें कुछ टलती हुई थीं, लेकिन उनकी पत्नी ने इस मौके पर आत्मविश्वास से कहा, छोटे लू, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। जब हमें 2% की अतिरिक्त छूट मिल सकती थी तो तुमने हमारे लिए आवेदन क्यों नहीं किया? ये तुम्हारी बेईमानी है। ये सुनकर भार्गव को चक्कर आने लगा। एक विक्रेता होने के नाते उसने श्री और श्रीमती झांग को वे सभी छूटें दे दी थी जो उसे देने का अधिकार था। अतिरिक्त 2% छूट साइट मैनेजर लियू दयोंग के नियंत्रण में थी और इसके लिए आवेदन करना आवश्यक था। दरअसल उसने पहले भी लियू दयोंग से इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। लियू दयोंग, मैंने उस समय आपसे उन 2% छूटों के लिए आवेदन किया था और आपने मुझे अस्वीकार कर दिया। तो क्या आप बस सौदा चुराना चाहते थे? आपने कब आवेदन किया था? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? लियू दयोंग ने श्रीमान और श्रीमती झांग की ओर देखते हुए फिर कहा, आजकल के सेल्स पर्सन थोड़ा ज्यादा कमीशन कमाने के चक्कर में कुल लेन देन की कीमत ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। हमारी अपर्याप्त प्रबंधन ट्रेनिंग की वजह से ही आप दोनों को ये सब देखना पड़ा। ये सुनकर श्रीमान झांग, जो पहले टालमटोल कर रहे थे और थोड़े शर्मिंदा भी थे, अचानक भौहें चढ़ा बैठे और भार्गव की ओर उनकी नजरें ठंडी हो गईं। भार्गव इतना गुस्से में था कि एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाया। भार्गव तो गया काम से। वो मोटा लियू सच में नीच है। बिल्कुल सही, उसने पिछली बार मेरे 2 सौदे चुरा लिए थे। हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर जान पहचान है। जिस व्यक्ति का सौदा चुराया गया था उसने सच में हिम्मत दिखाई और शिकायत की, लेकिन क्या हुआ? मोटा लियू बच गया और उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है इस बार भी भार्गव मुसीबत में है। बाहर हो रहे हंगामे को देख रहे सहकर्मियों ने गुस्से में भरे भार्गव को देखा। हर किसी के चेहरे पर दया का भाव था। फिर अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। भार्गव ने गहरी सांस ली, शांत भाव से श्रीमान और श्रीमती झांग की ओर देखा, अपना फोन निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग फाइल चलाई। मैनेजर लियू, हमारे विलासी 08 में एक ग्राहक की बहुत रुचि है, लेकिन वे कीमत में थोड़ी और छूट चाहते हैं। क्या आप कृपया अपने नियंत्रण वाली 2% छूट दे सकते हैं, ताकि वे कल आकर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकें? ओह, मुझे उनकी जानकारी दिखाओ। हम, दुर्भाग्य से लिटिल लू, ये यूनिट हमारे समूह खरीद छूट में शामिल नहीं है। आपने उन्हें जो अंतिम कीमत बताई है वह पहले से ही सबसे कम है। पूरा हस्ताक्षर कक्ष शांत था, केवल रिकॉर्डिंग की आवाज गूंज रही थी। श्रीमान और श्रीमती झांग ने स्पष्ट रूप से असंतोष जताते हुए भौहें चढ़ाईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लियू दायोंग का चेहरा कभी हरा तो कभी लाल हो रहा था, उसकी भावभंगिमा कभी उपहासपूर्ण उदासीनता से तो कभी घोर क्रोध में बदल रही थी। भार्गव, लियू दयोंग ने भार्गव को पूरी तरह से कम आंका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर लेगा। सबके सामने बेनकाब होने से वह बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। सोमवार को लेखा विभाग में जाकर अपनी तनख्वाह ले लो। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। लियू दयोंग ने दांत पीसते हुए कहा, अपना गुस्सा जल्दी से दबाते हुए। फिर श्रीमान और श्रीमती झांग की ओर मुड़कर समझाने लगा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है? जब तक तुम, मोटे लियू, यहाँ हो, ये कंपनी हमेशा गड़बड़ रहेगी। श्रीमान झांग, आपने देखा है कि वह किस तरह का आदमी है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मोटा लियू वास्तव में अपने वरिष्ठ अधिकारी से इस घर पर 2% की अतिरिक्त छूट के लिए आवेदन कर सकता है। शुरुआती स्तर के सेल्समैन के पास ये योग्यता नहीं होती, लेकिन उसके पास है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। मोटे लियू को जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया। मैनेजर लियू, क्या शियाओ लू ने जो कहा वह सच है? क्या सच में 2% की अतिरिक्त छूट है? उसकी बकवास मत सुनो। 2% की और छूट मिलने का कोई चांस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शियाओ लू बकवास कर रहा था, बल्कि मैंने तो तुम्हारे झूठ का सबूत सुना है। श्री झांग, जो अब तक चुप थे, आखिरकार बोले, लगता है आपकी कंपनी इस विला को बेचने में गंभीर नहीं है। हम पहले वापस जाएंगे। छूट देने का फैसला करने के बाद हमसे संपर्क करें। इतना कहकर वे सीधे चले गए। श्री झांग, मेरी बात सुनिए, सच में अब कोई छूट नहीं है। वह बस बकवास कर रहा था। श्री झांग। इस समय भार्गव को बाहर जाते देख उनके बाहर खड़े सहकर्मियों ने एक के बाद एक उन्हें थम्स अप किया। वाह शियाओ लू, शानदार वापसी। तुम कमाल हो। बूढ़ा सन तो यहाँ दीवार का सहारा भी नहीं लेता, लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। भार्गव ने उन सभी को देखकर मुस्कुराया, चुपचाप अपनी डेस्क पर गए और अपना सामान पैक करने लगे। लियू दयोंग का स्वभाव जग जाहिर था। भले ही भार्गव को छोटे सौदों में दिलचस्पी न हो, लेकिन इस तरह के बड़े विला सौदे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास एक बैकअप प्लान था।
सेल्स ऑफिस से बाहर निकलते हुए भार्गव ने आसमान की ओर देखा और कुछ देर बाद गहरी सांस ली। मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती, लेकिन आशीर्वाद कभी जोड़े में नहीं आते। एक ही दिन में उनका ब्रेकअप हो गया, उनका सौदा चोरी हो गया और अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जीना वाकई बहुत मुश्किल है। डिंग, एक उपयुक्त होस्ट मिल गया है। बाइंडिंग शुरू हो गई है। 1%, 2%, 3%, 99%, 100%, बाइंडिंग सफल। एक युआन फ्लैश सेल मॉल सक्रिय हो गया है। मॉल में आइटम बेतरतीब ढंग से प्रदर्शित होंगे। होस्ट को उन्हें सफलतापूर्वक खरीदने के लिए केवल 1 युआन खर्च करना होगा। मॉल से खरीदे गए सभी आइटम संबंधित कानूनी और अनुपालन प्रक्रियाओं के साथ आते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की खामी न होने की गारंटी मिलती है। यह मॉल हर रात 12 बजे आइटम रीसेट और रिफ्रेश करेगा। आज रिफ्रेश किए गए आइटम जो खरीदे नहीं गए हैं, वे अगले रिफ्रेश के दौरान रीसेट हो जाएंगे और सहेजे नहीं रहेंगे। इस मॉल में 1000 स्लॉट का स्टोरेज पैकेज है। प्रत्येक स्लॉट में एक ही प्रकार के निष्क्रिय आइटम रखे जा सकते हैं। होस्ट इन्हें अपनी इच्छा से सोच विचार करके रख या निकाल सकता है। नोट: सामान्य तौर पर यह मॉल प्रतिदिन केवल 1 आइटम ही प्रदर्शित करेगा। भार्गव जीवन की कड़वाहट पर विलाप कर ही रहा था कि उसके मन में कई यांत्रिक ध्वनियां गूंज उठीं। यह क्या है? अचानक उसकी आंखों के सामने एक आभासी फ्रेम प्रकट हुआ, जो देखने में बहुत ही भविष्यवादी लग रहा था। डिंग, आज का आइटम प्रदर्शित हो गया है। होस्ट अब इसे खरीद सकता है। प्रॉम्प्ट समाप्त होते ही भार्गव की आंखों के सामने एक नीली रोशनी चमकी और मॉल में एक सोने की नक्काशी वाला कार्ड दिखाई दिया। आइटम: ताइफू प्लाजा। कीमत: 1 युआन। कार्ड देखते ही भार्गव ने अपनी जांघ को जोर से चुटकी काट ली। हिस्टिल्ड, उसके पैर के दर्द ने उसे बताया कि यह सच है। नई सदी के एक युवक के रूप में वह सिस्टम के बारे में कैसे अनजान हो सकता था। यह अविश्वसनीय था कि उसके पास वास्तव में एक सिस्टम था। उसे और भी आश्चर्य तब हुआ जब पता चला कि पहला आइटम 30 अरब युआन का ताइफू प्लाजा था। ये जानना जरूरी है कि ताइफू प्लाजा जियांगडू शहर के सबसे समृद्ध केंद्रीय व्यापार केंद्र में स्थित है, जहां जमीन का हर इंच कीमती है। इसके अलावा इसे पूरे जियांगडू शहर का वाणिज्यिक केंद्र कहा जा सकता है, जिसमें एक शॉपिंग मॉल, बड़ा सुपरमार्केट, रेस्तरां, सिनेमा, शिक्षा, मनोरंजन और फिटनेस सेंटर हैं, और 3 56 मंजिला कार्यालय भवन भी हैं। ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी भी प्रतिष्ठा वाली कोई भी कंपनी ताइफू प्लाजा में जगह पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आसपास की सुविधाएं पूर्ण और परिवहन सुगम होने के साथ साथ यहाँ लोगों की आवाजाही भी पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताइफू प्लाजा में बसना प्रतिष्ठा का प्रतीक है। बिना किसी अतिशयोक्ति के वहाँ के कार्यालयों में काम करने से कोई भी व्यापारिक समझौता 2 गुना प्रभावी हो जाता है। कोई कल्पना कर सकता है कि ताइफू प्लाजा में किस तरह का जीवन होता है। फिर भी अब इसे अपना बनाने के लिए केवल 1 युआन खर्च करने की आवश्यकता है। क्या आप खरीदना चाहते हैं? खरीदना। डिंग, खरीद सफल। अब मेजबान ताइफू प्लाजा के सभी संपत्ति अधिकारों का मालिक है। संबंधित दस्तावेज मॉल पैकेज में रख दिए गए हैं। मेजबान उन्हें मन ही मन प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करें। एक विचार के साथ संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों का एक मोटा बंडल तुरंत भार्गव के हाथ में प्रकट हो गया, जिससे वह क्षण भर के लिए अपना संतुलन खो बैठा और कुछ कदम आगे लड़खड़ा गया। उसने झटपट कुछ पन्ने पलटे और जितना पढ़ता गया उतना ही हैरान होता गया। ये सब सच था। ये सचमुच ताइफू प्लाजा के संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेज थे। हे भगवान, एक दिन ऐसा भी आया था जब उसके हाथों में 30 अरब युआन थे। यह अकल्पनीय था। सदमे और खुशी ने पहले के सारे गम को दूर कर दिया था। इसके बाद एक विचार के साथ उसने दस्तावेजों को वापस सिस्टम स्पेस पैकेज में रख दिया। बीप टिल्ड, इसी क्षण उसका फोन बजा। यह एक अनजान नंबर था। हेलो, क्या मैं सीईओ भार्गव से बात कर सकता हूँ? जैसे ही उसने फोन उठाया, एक गंभीर, विनम्र आवाज सुनाई दी। मैं बोल रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? नमस्कार, मैं गाओ जियानली, ताइफू प्लाजा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी का महाप्रबंधक हूँ। मुझे अभी अभी आपके द्वारा ताइफू प्लाजा के अधिग्रहण की खबर मिली है, सीईओ लू, इसलिए मुझे आपसे पुष्टि करनी है। आपके लिए कब आना और हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करना सुविधाजनक रहेगा? इस तिमाही का किराया आज ही आया है और हस्तांतरण के बाद इसे आपको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अच्छा, तो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, लगभग 40 मिनट में। भार्गव ने अनुमान लगाया कि चुनकियू यंग्यूए डेवलपमेंट से टैक्सी से आने में लगभग आधा घंटा लगेगा। आप अभी आ रहे हैं? बहुत बढ़िया, तो मैं आपके आने का अपने कार्यालय में इंतजार करूंगा, सीईओ लू। वैसे हमारा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कार्यालय बिल्डिंग ए की 52वीं मंजिल पर है। ठीक है, फिर मिलते हैं। फोन रखने के बाद भार्गव ने राहत की सांस ली। एक पल पहले लियू देओंग उसे धमका रही थी और अगले ही पल गाओ जियानली जैसा बड़ा अधिकारी उसके साथ इतना सम्मान से पेश आ रहा था।
हालांकि गांव जियानली ताइफू प्लाजा की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के सिर्फ जनरल मैनेजर थे, लेकिन सभी जानते थे कि ताइफू प्लाजा के मौजूदा दबदबे में उनका संचालन और प्रबंधन अपरिहार्य था। कई बड़ी कंपनियों के बॉस गांव जियानली से मिलकर और उनसे कोई संबंध स्थापित करके खुद को सम्मानित महसूस करते थे। जीवन में बदलाव कभी कभी पल भर में आ जाते हैं। अपने विचारों को झटकते हुए भार्गव ने सीधे एक टैक्सी ली और ताइफू प्लाजा की ओर चल पड़ा। 40 मिनट बाद ताइफू प्लाजा बिल्डिंग ए के प्रवेश द्वार पर भार्गव ने उस विशाल इमारत को ऊपर देखा और एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया। जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, भार्गव तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही वह मुड़ा, भार्गव का मूड खराब हो गया। उसे पुकारने वाली कोई और नहीं बल्कि कियारा थी, जिससे उसने अभी अभी रिश्ता तोड़ा था। इस समय वह एक आदमी के साथ बाहों में बाहें डाले खड़ी थी, वही आदमी जिसने कुछ देर पहले उसे फरारी में बिठाकर लाया था। तो तुम भार्गव हो? नमस्कार, मेरा नाम मनोज है, मैं कियारा का वर्तमान प्रेमी हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत समय से सुना है और कियारा की देखभाल करने के लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, लेकिन अब से उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मनोज सीधे आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। देखने में तो यह एक औपचारिक बातचीत और हाथ मिलाना लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में घृणा और उपहास साफ झलक रहा था। तुमने उसके लिए मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मनोज को नजरअंदाज करते हुए भार्गव ने कियारा की ओर देखा, जिसके साथ वह लगभग 4 साल से था। बिल्कुल, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मनोज को देखते ही भार्गव पूरी तरह समझ गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि 4 साल का प्यार भी मीठी बातों के लालच में नहीं टिक पाएगा। कुछ मामूली पैसे। वो फरारी चलाता है, विला में रहता है और उसकी कंपनी ताइफू प्लाजा के सबसे सेंट्रल ब्लॉक ए में है। देखो मेरा ये बैग 28,000 का है, उसने बिना सोचे समझे खरीद लिया। और तुम रोज 2 थाली और एक सूप। पुराने जमाने के एक कमरे के फ्लैट में रहते हो, एयर कंडीशनर हमेशा खराब रहता है। अगर तुम्हें एक बैग खरीदना हो तो तुम्हें साल भर की आधी सैलरी और बोनस बचाना पड़ेगा। उसके पास वो सब है जो तुम कई जन्मों में भी नहीं कमा सकते। तो भार्गव, चलो यही सब खत्म करते हैं। चाहे तुम मेरे पीछे भागो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस समय कियारा ने मानो सारी सावधानी छोड़ दी और उसे लगातार डांटने लगी। मनोज पास खड़ा आधी मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था, मानो उसे मजा आ रहा हो। लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि यह सब सुनने के बाद भी भार्गव भड़क नहीं रहा था, बल्कि वह और भी शांत हो गया। सचमुच इस समय भार्गव असामान्य रूप से शांत था और उसकी कसकर बंद मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली पड़ गईं, क्योंकि ऐसी औरत उसके लायक नहीं थी। इसके अलावा वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। ब्रेकअप शायद बुरा न हो। मैं समझ गया, ठीक है, हम अलग हो जाते हैं। अब से हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है और मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं हूँ। इतना कहकर वह पीछे मुड़े बिना इमारत में चला गया। तुम मर्द नहीं हो, जानते हो। अच्छा हुआ तुमने ब्रेकअप कर लिया। तुमने उसके लिए लड़ने की हिम्मत भी नहीं की। मनोज ने थोड़ी ऊब के साथ अपनी जीभ चटकाए। वह वास्तव में भार्गव के झगड़े का इंतजार कर रहा था, ताकि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। लियांग, उसे आप दोनों के बीच का अंतर भी दिखता है। आखिर वो आपसे किस बात में मुकाबला कर सकता है? आप दोनों बिल्कुल उसके बराबर नहीं हैं। सिर्फ तुम्हारा छोटा सा मुंह ही बोलना जानता है। हा हा हा। उसने कियारा के कंधे पर हाथ रखा, उसकी पीठ थपथपाए और दोनों इमारत के अंदर चले गए। लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर भार्गव को लिफ्ट का इंतजार करते देख मनोज ने इधर उधर देखा, फिर अचानक एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर मुस्कुराया। डायरेक्टर लिन, क्या संयोग है? ओह, आप तो यंग मास्टर रुवान हैं। इतनी जल्दी हस्ताक्षर करने आ गए। हमारी शाम 4 बजे की मुलाकात में अभी थोड़ा समय है। डायरेक्टर लिन नाम के उस आदमी ने मनोज को देखकर पेशेवर मुस्कान बिखेरी। ये व्यक्ति सुरेश था, जो ताइफू प्लाजा की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर था। आपके ताइफू प्लाजा में आना बड़ी बात है। इसके अलावा जनरल मैनेजर गांव बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए जल्दी आना बेहतर है ताकि उनके आगे के कामों में देरी न हो। इतना कहकर उसने भार्गव की ओर देखा। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था और उसके बगल में बैठी कियारा भी उत्साहित लग रही थी। आखिरकार जियांगडू शहर में हर कोई जानता था कि ताइफू प्लाजा में कोई भी आसानी से नहीं रह सकता, यहाँ तक कि पैसा होना भी काफी नहीं था। मनोज के उसे इस बार दुनिया दिखाने के लिए यहाँ लाने से वह बेहद उत्साहित थी। यह एक ऐसी बात होगी जिसके बारे में वह बाद में अपने रिश्तेदारों, बहनों और दोस्तों को बता सकेगी। लेकिन निदेशक लिन, यहाँ आपकी सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। अब तो कुछ आवारा बिल्लियां और कुत्ते भी अंदर आ सकते हैं। ये सुनकर सुरेश दंग रह गया। फिर उसने मनोज की नज़र का पीछा किया और भार्गव को देखा। अपरिचित, यही सुरेश का पहला इंप्रेशन था। संपत्ति निदेशक होने के नाते वह वहां स्थित लगभग हर कंपनी के बॉस और यहां तक कि अधीनस्थ कर्मचारी को भी जानता था। दूसरी बात, भार्गव अभी भी बिक्री कार्यालय की वर्दी पहने हुए था, जो यहाँ के कंपनी कर्मचारियों की वर्दी से बिल्कुल अलग थी।
ये स्पष्ट था कि भार्गव इस इमारत में किसी कंपनी का कर्मचारी नहीं था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, खासकर मनोज की व्यंग्यात्मक आंखों में कुछ देखकर। युवा स्वामी रुवान, हमारा ताइफू प्लाजा स्वयं एक सेवा उद्योग है। हम व्यापार के लिए खुले हैं और जब तक वे यहाँ कोई परेशानी पैदा करने नहीं आए हैं, हम स्वाभाविक रूप से सबका स्वागत करते हैं। शायद वे यहाँ व्यापार करने आए हैं, उन्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। इस एक वाक्य से मनोज का चेहरा सख्त हो गया। भार्गव ने सुरेश की ओर देखा, नए सम्मान के साथ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ताइफू प्लाजा इस मुकाम तक पहुंच गया था। कर्मचारियों की गुणवत्ता वाकई बहुत अच्छी थी। डिंग, इसी क्षण लिफ्ट आ गई और सभी ने कुछ नहीं कहा, भीड़ के साथ लिफ्ट में प्रवेश कर गए। 52वीं मंजिल। भार्गव, तुम्हारा काम हो गया या नहीं? तुम अभी भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस समय लिफ्ट से बाहर निकली कियारा खुद को रोक नहीं पाए और उससे सवाल किया। मजाक है, मैं तो काम से आई हूँ। तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? काम से आई हो, बकवास मत करो। भार्गव के बोलते ही मनोज भी चुप नहीं रह सका। यहाँ आने वाले लोग या तो संपत्ति शुल्क जमा कर रहे थे या लीजिंग या मॉल उत्सव की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इनमें से किसी का भी भार्गव से कोई लेना देना नहीं था। ओह, महाप्रबंधक लू, आप आ गए। स्वागत है। तभी एक गर्मजोशी भरी और उत्साहपूर्ण आवाज आई। मुड़कर देखा तो गांव जियानली था। भार्गव ने ताइफू प्लाजा का अधिग्रहण कर लिया था और इसके महाप्रबंधक होने के नाते उन्होंने सामग्री में तस्वीरें देखी ही होंगी, इसलिए उन्होंने भार्गव को देखते ही पहचान लिया और तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आ गए। थोड़ी दूरी होने के कारण और गांव जियानली को देखकर मनोज थोड़ा उत्साहित हो गया था, इसलिए उसने गलती से महाप्रबंधक लू को महाप्रबंधक रुवान सुन लिया। वह तुरंत मुस्कुराते हुए उनके पास गया और गांव जियानली से हाथ मिलाया। महाप्रबंधक गांव के सामने मुझे महाप्रबंधक कहलाने की हिम्मत कैसे हुई? महाप्रबंधक गांव, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस समय वह बेहद खुश था। देखा, महाप्रबंधक गांव खुद उसका अभिवादन करने के लिए बाहर आए। उसने भार्गव को तिरस्कार भरी नजर से देखा और साथ ही कियारा को विजयी भाव से देखा। कियारा भी बेहद उत्साहित थी। उसने वाकई सही आदमी को चुना था। देखो, गांव जियानली खुद उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। कितना सम्मान की बात है। उसने लगभग अपना फोन निकालकर उनके साथ फोटो खींच ही ली थी। लेकिन इस दृश्य ने गांव जियानली को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। ये कौन था? अचानक हाथ मिलाने के लिए क्यों दौड़ा? क्या वह बीमार था? तुम कौन हो? गांव जियानली ने भौहें चढ़ाकर पूछा और हाथ छुड़ा लिया। मनोज के जवाब का इंतजार किए बिना वह सीधे उसे पार करके भार्गव की ओर दौड़ पड़ा। महाप्रबंधक लू, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। आइए कार्यालय में बात करते हैं। सबसे बढ़िया द हॉनपाओ चाय तैयार है। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। बोलने के बाद उन्होंने भार्गव को अपने साथ ले लिया। गांव जियानली का हाथ थामकर भार्गव कार्यालय की ओर चल पड़ा, मनोज को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए, जो अभी भी अपनी जगह पर जमा हुआ था और हाथ मिलाने की मुद्रा बनाए हुए था। उसका उत्साह ऐसा था जैसे कोई बेटा अपने पिता को देखकर खुश हो रहा हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या मजाक कर रहे हो? गांव जियानली के लिए क्या भार्गव को पिता की तरह नहीं माना जाना चाहिए? हाँ, गांव जियानली जियांगडू शहर में एक प्रमुख व्यक्ति थे, बहुत सक्षम। लेकिन ये केवल जियांगडू शहर की बात थी। क्या बाहर कम सक्षम लोग होंगे? जो व्यक्ति एक ही बार में ताइफू प्लाजा खरीद सकता है, वह सिर्फ अमीर ही नहीं होता, उसके पीछे की शक्ति और क्षमता को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। जैसा कि कहावत है, नए अधिकारी के पीछे 3 आग होती हैं। अगर उसने उसकी अच्छी सेवा नहीं की तो उसे हटाना असंभव नहीं था। ये दृश्य देखकर मनोज और कियारा पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा है? स्नेहा, तुमने ये नहीं कहा था कि कॉलेज के बाद तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को नौकरी ढूंढने में दिक्कत हुई और वो रियल एस्टेट एजेंट बन गया? अचानक से वो जनरल मैनेजर लू कैसे बन गया? मनोज का चेहरा गुस्से से लाल हरा हो रहा था। उसने गुस्से को दबाते हुए पूछा। हाँ, वो चुनक्यू यंग्यूए डेवलपमेंट में सेल्स एजेंट है। क्या जनरल मैनेजर गांव ने उसे किसी और के लिए गलत समझ लिया? कियारा भी एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान रह गई। अगर भार्गव सच में जनरल मैनेजर था तो उसे कैसे पता नहीं चला? क्या उसने भार्गव को छोड़ दिया, जो मनोज से कहीं ज्यादा हैंडसम था और उससे प्यार करता था, सिर्फ इस प्लेबॉय मनोज के साथ रहने के लिए? क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि भार्गव के पास पैसे नहीं थे? क्या खूबसूरती से बिल चुकाए जा सकते हैं? डायरेक्टर लिन, ये सब क्या चल रहा है? कोई स्पष्ट जवाब न मिलने पर मनोज ने डायरेक्टर लिन की तरफ देखा। डायरेक्टर लिन भी उस समय कुछ हैरान थे। ये पहली बार था जब मनोज ने जनरल मैनेजर गांव को किसी के प्रति इतना स्नेहपूर्ण व्यवहार करते देखा था। हालांकि ताइफू प्लाजा का मालिकाना हक आज ही बदला था और फिलहाल इसके विस्तृत कारण केवल गांव जियानली को ही पता थे। स्टाफ के सदस्य फिलहाल अनजान थे। खैर, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा होगा, है ना? सुरेश की बात सुनकर मनोज ने गहरी भौहें चढ़ा लीं।
जब उसने कियारा का पीछा करना शुरू किया था तब भले ही वह एक प्लेबॉय था, लेकिन वह बेवजह कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने उस समय भार्गव के बारे में छानबीन की थी और पाया था कि उसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं था। वह बस एक छोटे से गांव से बड़े शहर में संघर्ष करने आया था और उसकी तनख्वाह और सुविधाएं बहुत मामूली थीं। ये कहा जा सकता है कि सुंदर और भरोसेमंद होने के अलावा भार्गव की एकमात्र खासियत ये थी कि उसने कुछ वर्षों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। हालांकि उसने स्कूलों में तथाकथित मार्शल आर्ट क्लबों और ताइक्वांडो क्लबों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। उसके अपने अंगरक्षक सेवानिवृत्त विशेषज्ञ थे। ठीक इसी वजह से उसने बेशर्मी से कियारा का पीछा करना शुरू कर दिया। दफ्तर के अंदर गाओ जियानली ने आदरपूर्वक एक कप ताज़ा बनी दा हॉन पाव पेश की, कुछ शिष्टाचार की बातें की और फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। महाप्रबंधक लू, ताइफू प्लाजा के इस तिमाही के सभी संपत्ति प्रबंधन शुल्क एकत्र कर लिए गए हैं। कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और आपातकालीन आरक्षित निधि में कटौती के बाद कुल राशि 1 अरब युआन है। ये रही सूची, कृपया इसे देखें। यदि कोई समस्या नहीं है तो मैं सीधे आपको धनराशि हस्तांतरित कर दूंगा। 1 अरब। भार्गव ने अभी अभी खाया दा होंग पाव का निवाला लगभग थूक ही दिया था, लेकिन उसने शांत रहने का नाटक किया और खुद को निगलने के लिए मजबूर किया। उसके दिल में 10,000 MMP अत्यंत आश्चर्यजनक बातें उठ रही थीं जिन्हें वह कह भी नहीं पा रहा था। सिर्फ एक तिमाही में 1 अरब कमाना, क्या इसका मतलब निष्क्रिय रूप से सालाना 4 अरब कमाना नहीं होगा? यह उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा ही था। उसका दिल भारी हो गया था। भार्गव चुपचाप अपने सदमे को पचा रहा था, लेकिन गाओ जियानली की नज़रों में उसने इसे मालिक की किराए की आय से असंतुष्टि समझा। बॉस, क्योंकि हमारे बी ब्लॉक में आंतरिक नवीनीकरण चल रहा है और मॉल ने इस साल कई उच्च गुणवत्ता वाले ब्रांडों को हटाकर नए ब्रांड पेश किए हैं, इसलिए कई दुकानें भी किराएदारों के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के चरण में हैं। इसलिए इस तिमाही की आय थोड़ी कम है, लेकिन निश्चिंत रहें, अगली तिमाही में मुझे विश्वास है कि मैं राजस्व को 1.5 अरब तक बढ़ा सकता हूं। भार्गव का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। बस यूं ही आधा अरब और? क्या पैसा कमाना इतना आसान है? भार्गव के अभी तक कुछ न बोलने पर गाओ जियानली उनके विचारों का अंदाजा नहीं लगा सका और पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगा। क्या यह नया बॉस सचमुच अपने कार्यकाल की शुरुआत अधिकार प्रदर्शन से करने वाला था? हर तिमाही में 1.5 अरब की आय उसके लिए वास्तव में अधिकतम थी, क्योंकि उसके नियंत्रण में संसाधन सीमित थे। बॉस, यदि आपके कोई विचार या निर्देश हैं तो कृपया उन्हें स्पष्ट रूप से बताएं। व्यापार जगत में माहिर गाओ जियानली इस समय की चुप्पी के कारण थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था और खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। अरे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने अच्छा काम किया है। मैंने हिसाब किताब देख लिया है, कोई समस्या नहीं है। बस ऐसे ही करते रहिए। अब से मैं यहाँ का सारा काम जनरल मैनेजर गाओ को सौंप दूंगा। यह मेरा कर्तव्य है। जब तक बॉस संतुष्ट हैं, मेहनत की कोई बात नहीं। हा हा। भार्गव की ये बात सुनकर गाओ जियानली को राहत मिली और उनका उत्साह और भी बढ़ गया। बॉस के शब्दों का मतलब था कि उनकी नौकरी पक्की हो गई है। हालांकि वे अपने अनुभव और प्रतिभा के दम पर कहीं और भी तरक्की कर सकते थे, लेकिन जियांगडू शहर के व्यावसायिक परिसरों में ताइफू प्लाजा की बराबरी कोई और जगह नहीं कर सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे मजबूरी न होने पर भी यहां से जाना नहीं चाहते थे। बॉस, चूंकि आपको हिसाब किताब संतोषजनक लगा, मैं अभी आपको धनराशि भेज रहा हूं। कृपया अपना कार्ड नंबर दीजिए। मैं अब से हर तिमाही में इस खाते में धनराशि जमा करूंगा। ठीक है, मेरा कार्ड नंबर है। 2 मिनट से भी कम समय में भार्गव के फोन में कंपन हुई, जिससे पता चला कि धनराशि आ गई है। शून्यों की लंबी कतार देखकर वह चक्कर खा गया। ये लॉटरी जीतने से भी ज्यादा रोमांचक था। जैसे ही दोनों कुछ और औपचारिक बातें करने वाले थे, अचानक दफ्तर का दरवाजा जोर से खुला, जिससे गाओ जियानली की भौहें तन गईं। महाप्रबंधक गाओ, यह आदमी तो बिक्री कार्यालय में एक साधारण बिक्री एजेंट है, कोई महाप्रबंधक लू नहीं। क्या आपने इसे किसी और के लिए गलत समझ लिया? मनोज ने सुरेश के रोकने की कोशिश को अनसुना कर कियारा को साथ लेकर अंदर घुस गया। जी हाँ, जनरल मैनेजर गाओ, ये भार्गव है, मेरा पूर्व प्रेमी। ये कॉलेज से पास है और इसने कभी कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया। भला ये वही जनरल मैनेजर लू कैसे हो सकता है जिसका आपने जिक्र किया था? धोखे में मत आना, कियारा ने सहमति जताते हुए चिल्लाकर कहा। गाओ जियानली, जो लगभग अपना आपा खो बैठे थे, कियारा के उसे अपना पूर्व प्रेमी कहने पर तुरंत भार्गव की ओर देखने लगे। भार्गव को सीधा बैठे, भौहें चढ़ाए और चेहरे पर थोड़ी सी घृणा का भाव देखकर गाओ जियानली स्थिति को समझ गए। उन्होंने मन ही मन अनुमान लगाया कि भार्गव ने अपनी संपत्ति के बारे में अपनी पूर्व प्रेमिका को कभी नहीं बताया था और उनके रिश्ते के दौरान वह साधारण जीवन से ऊब गई और एक अमीर आदमी के साथ उन्हें धोखा दिया। कितनी बुरी औरत है! क्या तुम्हें तमीज नहीं है? क्या तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना नहीं आता? बाहर निकलो। चूंकि वह स्थिति को समझ गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपना समर्थन दिखाना पड़ा।
महाप्रबंधक गाओ, आप बिल्कुल भी मूर्ख मत बनिए। ये लड़का, मनोज चिल्लाया, हार मानने को तैयार नहीं था। चुप रहो। सुरेश, ये कौन है? जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। गाओ जियानली ने पास खड़े सुरेश पर सख्ती से चिल्लाया। माफ कीजिए महाप्रबंधक गाओ, ये किराएदार हैं जो बी ब्लॉक 501 किराए पर लेना चाहते हैं। इन्हें आज शाम 4 बजे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आना था। मैं इन्हें रोक नहीं पाया और आपकी वजह से आपको परेशानी हुई। मैं इन्हें तुरंत बाहर निकाल देता हूँ। बोलते हुए उन्होंने दरवाजे के बाहर शोर सुनकर दौड़कर आए 2 सुरक्षा गार्डों की ओर देखा जो उन्हें जाने के लिए कहने की तैयारी कर रहे थे। 1 मिनट रुकिए महाप्रबंधक गाओ, मुझे लगता है कि ताइफू प्लाजा के किराएदारों की सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल होनी चाहिए। ऐसे लोग यहाँ दुकान खोलने के लायक नहीं लगते। तभी भार्गव अचानक बीच में बोल पड़ा। हे, क्या आप सच में खुद को कोई महाप्रबंधक समझते हैं? कुछ हजार युआन महीने कमाने वाला कोई व्यक्ति ताइफू प्लाजा के किराएदारों के मूल्यांकन में हिस्सा ले रहा है। भार्गव की बात सुनकर कियारा ने सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया। मनोज भार्गव की वजह से पहले ही शर्मिंदा हो चुका था। अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो लौटने पर उसे जरूर अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह आदमी उसकी रोजी रोटी का जरिया था। महाप्रबंधक लू सही कह रहे हैं। सुरेश, तुमने सुना ना? उनका अनुबंध रद्द कर दो, उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दो और ताइफू प्लाजा भविष्य में ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करेगा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गाओ जियानली ने तुरंत आदेश जारी कर दिया। क्या? क्यों? इस बार मनोज चुप नहीं बैठ सका। उन्होंने रिश्तों को सुधारने और इस जगह को हासिल करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था और अब ये सब हाथ से निकल गया। इससे भी बुरा, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, यानी वे अब ताइफू प्लाजा जा भी नहीं सकते थे। क्यों? तो फिर तुम दोनों ध्यान से सुनो। जिस भार्गव की तुम बात कर रहे हो, उसने आज ताइफू प्लाजा को पूरी तरह से खरीद लिया है। वही ताइफू प्लाजा के नए मालिक हैं। क्या? मनोज, कियारा और सुरेश सभी उस वाक्य को सुनकर आश्चर्य से चिल्ला उठे। भार्गव ने ताइफू प्लाजा खरीद लिया? ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? इस बात ने कियारा को किसी बुरे सपने की तरह चकनाचूर कर दिया। अगर किसी और ने ये कहा होता तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन ये शब्द गाओ जियानली के मुंह से निकले थे। उनके जैसे बड़े आदमी को भार्गव के साथ मिलकर ऐसा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर यह झूठ भी था तो जरा सोचिए, किस तरह का व्यक्ति किस रुतबे का गाओ जियानली को सहयोग करने के लिए मना सकता है। चाहे जो भी हो, इसका मतलब था कि उनके सामने मौजूद भार्गव अब पहले जैसा नहीं रहा। 4 साल से ज्यादा समय तक दिन रात साथ रहने के बाद भी उसने भार्गव में इस क्षमता या पृष्ठभूमि का जरा सा भी संकेत नहीं देखा था। क्या ये सच में इन 4 सालों में उसकी परीक्षा ही थी? तो क्या उसने तरबूज को तिल के बीज के लिए नहीं फेंक दिया था? पल भर में उसके दिल में अफसोस की लहर दौड़ गई। सुरेश, क्या तुम अपनी नौकरी खोना चाहते हो? जल्दी करो और इन दोनों को बाहर निकालो। बॉस के साथ मेरी मीटिंग में दखल मत दो। उन्हें सोचने का समय दिए बिना गाओ जियानली फिर चिल्लाया। जी हाँ, तुम सब लोग इन्हें बाहर निकालो। साथ ही तुरंत प्रशासन विभाग जाओ और ताइफू प्लाजा के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर नोटिस जारी करवाओ जिसमें इन दोनों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। सुरेश ने भी बिना झिझक के कुछ सुरक्षा गार्डों को बुलाकर मनोज और दूसरे व्यक्ति को बाहर निकलवा दिया। महाप्रबंधक गाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते। व्यापार में ईमानदारी जरूरी है। आपने पहले लीज पर सहमति दी थी। मनोज चिल्लाया, हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि उसकी बात अनसुनी कर दी गई और 2 सुरक्षा गार्डों ने उसे धक्का देकर पलक झपकते ही बाहर निकाल दिया। बॉस, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? समूह को बाहर निकालने के बाद गाओ जियानली ने तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी। बहुत बढ़िया, जब महाप्रबंधक गाओ काम संभालते हैं तो मुझे पूरा भरोसा रहता है। भार्गव ने प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके सीने में दबी हुई निराशा काफी हद तक दूर हो गई। थोड़ी देर बातचीत करने और मॉल के सामान्य कामकाज के बारे में जानने के बाद भार्गव जाने के लिए खड़ा हो गया। जाने से पहले महाप्रबंधक गांव ने बाहर काम कर रहे सभी कर्मचारियों को रोककर सार्वजनिक रूप से भार्गव को नए बॉस के रूप में पेश किया। इस प्रकार सबकी प्रशंसा के बीच वह अंततः लिफ्ट में दाखिल हुआ। नीचे मनोज और कियारा को निकाल दिया गया था। कियारा, देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। क्या तुम्हारे पास अक्ल है? तुम 4 साल तक उसके साथ सोई और तुम्हें पता भी नहीं चला कि उसने क्या किया। क्या तुम्हारे स्तन ही बड़े हैं, दिमाग नहीं? इस समय मनोज ने सारा दोष कियारा पर डाल दिया। ये समझना जरूरी है कि इस बार ताइफू प्लाजा में जगह पाना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। हालांकि वह आमतौर पर ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, लेकिन रुवान परिवार में वह महज दूसरा बेटा था। परिवार के मुखिया का दिल जीतने के लिए उसे अच्छा प्रदर्शन करना ही था और ताइफू प्लाजा में जगह पाना मुखिया की हमेशा से ख्वाहिश थी। आखिरकार उसने अपने बड़े भाई से पहले यह मौका हथिया लिया था। उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है।
कल उसने आधे दिन तक घर पर इसके बारे में शेखी बघारी थी और भरोसा दिलाया था कि इस व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हाल ही में बड़े मालिक ने उसकी तारीफ की थी और वादा किया था कि अगर उसका प्रस्ताव सफल रहा तो रुवान ग्रुप की जिनमाओ रियल एस्टेट उसे संभालने के लिए सौंप दी जाएगी। लेकिन अब वह न केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता था, बल्कि उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि यह मामला कभी पूरा नहीं हो सकता था। जब वह घर लौटेगा तो क्या उसका बड़ा भाई इस मौके का फायदा उठाकर मुसीबत खड़ी नहीं करेगा? वह भी निश्चित रूप से बड़े मालिक की नज़रों में नहीं रहेगा। छोटे मालिक रुवान, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। उसने कुछ भी नहीं बताया। मनोज के इस तरह के व्यवहार से कियारा को इतना बुरा लगा कि वह रोने ही वाली थी। अगर मुझे पता होता, तारानकन, उसने सोचा, क्या मैं फिर भी तुम्हें चुनती? उसे देखो, ताइफू प्लाजा। उसने उसे यूं ही खरीद लिया। तारानकन और तुम तो बस एक जगह किराए पर लेने की सोच रहे थे और तुम्हें तो उससे नीचे के लोगों की चापलूसी करनी पड़ी। इस तुलना ने तुरंत उसका दिल तोड़ दिया। उसने क्या गुनाह किया था? उसने इस एक चीज़ के लिए एक अच्छे खासे डायमंड बैचलर को छोड़ दिया। मुझे परवाह नहीं। जब तुम उसे बाद में नीचे आते देखो तो जाकर उससे भीख मांगना। चाहे जो भी तरीका अपनाओ, तुम्हें उसे मनाना ही होगा कि वह मुझे यहाँ दुकान लगाने दे। अगर तुम कामयाब हुई तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर नाकाम रही तो मनोज उस समय बहुत गुस्से में था और उसने कियारा पर जोर से चिल्लाया। ओह कियारा! गुस्से में भरे मनोज का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए और सहमति में सिर हिला दिया। भार्गव उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता था, ये सोचकर उसे और भी पछतावा हुआ। हालांकि उसने ये भी सोचा कि क्या वह बाद में उनके रिश्ते को सुधार पाएगी। अगर वह सुधार भी पाए तो मनोज जैसे कमीने के साथ कौन रहेगा? तभी भार्गव, कियारा बिल्डिंग ए से बाहर निकली। उसकी आंखें चमक उठीं और वह तेजी से उसकी ओर दौड़ी। भार्गव, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं गलत थी। हर कोई कभी कभी गलती कर देता है। हमारे 4 साल से ज्यादा के साथ के लिए कृपया मुझे माफ कर दो। मेरा हाथ छोड़ो। कियारा को उसका हाथ पकड़कर बार बार माफी मांगते देख भार्गव को बेवजह घिन आ गई। ऐसा मत करो, मुझे सच में पता है मैं गलत थी। ये सब उसकी मीठी मीठी बातों से बहकाने का नतीजा था। एक पल मुझे कॉस्मेटिक्स भेजता था, अगले ही पल बैग। मैं खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन कसम से मैंने अभी तक उसके साथ संबंध नहीं बनाए हैं। मैं अभी भी बेदाग हूँ। उसके हाथ छुड़ाने के बाद कियारा ने अचानक भार्गव की जांघ पकड़ ली, जमीन पर घुटने टेक दिए और रोने लगी। हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास कर लूंगी? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मैं उसके बराबर नहीं हूँ? नहीं, मैं अंधी और कमज़ोर नज़र वाली थी। वो तुम्हारे बराबर नहीं है। वो तो तुम्हारे पैर के नाखून के भी बराबर नहीं है। मुझे पता है मैं गलत थी। ये सुनकर भार्गव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कियारा ऐसा कुछ कह सकती है। इसी बीच पास खड़ा मनोज इतना गुस्से से लाल हो गया था मानो उस पर से पानी टपकने वाला हो। बस करो, मुझे घिनौना दिखाना बंद करो। तुम मेरी औरत बनने के लायक नहीं हो। इतना कहकर वह अपना पैर उठाकर चला गया। कियारा जमीन पर सिसकती रह गई। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं भार्गव के पैर के नाखून के भी बराबर नहीं हूं, है ना? तो जाओ और उसे ढूंढो, बेवकूफ। मत जाओ। क्या तुमने मुझे उसे रोकने के लिए हर तरीका अपनाने को नहीं कहा था? कियारा ने अपने 4 साल से ज्यादा के प्यार पर दांव लगाने का इरादा किया था। उम्मीद थी कि भार्गव का दिल नरम पड़ जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना निर्णायक होगा। भार्गव को तो रोका नहीं जा सकता था, इसलिए वो इस कमाई के जरिया को हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। तुम नहीं जा सकते। तुमने मेरे साथ संबंध बनाए हैं, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मनोज को जाते देख वो जमीन से उछली और झपट्टा मारकर उसे गले लगा लिया। तुम्हारे साथ संबंध बनाए? तुमने अभी कहा था कि तुम बेदाग हो। वैसे भी मैं बहुतों के साथ संबंध बना चुकी हूँ। अगर मुझे हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेनी पड़े जिसके साथ मैंने संबंध बनाए हैं, तो लाइन ताइफू प्लाजा के चारों ओर कई चक्कर लगा लेगी। दफा हो जाओ, मनहूस। इतना कहकर उसने तुरंत कियारा को धक्का दिया और जल्दी से चला गया। वाह टिल्डर। इतना कहकर कियारा जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। महज आधे दिन में सब कुछ खत्म हो गया। ताइफू प्लाजा से निकलने के बाद भार्गव ने अपनी घड़ी देखी। शाम के 4 बज चुके थे। वह सोच रहा था कि कहाँ जाए, क्योंकि उसे अभी अभी 1 अरब युआन मिले थे और उसे लगा कि थोड़ा खर्च करना तो बनता है। तभी सिस्टम से एक सूचना आई। डिंग, होस्ट रिवर्सल सफल रहा। एक फ्लैश सेल का मौका दिया जा रहा है। डिंग, आइटम लिस्ट हो गया है। होस्ट इसे खरीदना चाहे तो तय कर सकता है। अचानक आई इस सूचना ने भार्गव को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उसे दिन में सिर्फ एक ही फ्लैश सेल का मौका नहीं मिलता? फिर भी उसने सिस्टम शॉप खोली। हे भगवान! इसे देखकर वह पूरी तरह से दंग रह गया और उसके मुंह से एक अपशब्द निकल गया। ये देखकर भार्गव सचमुच हैरान रह गया।
ये जानना जरूरी है कि होंग्यांग मैंशन और होंग्यांग कम्युनिटी, जहां वह फिलहाल किराए पर रहता था, दोनों का निर्माण एक ही डेवलपर ने किया था। इसके अलावा दोनों कम्युनिटी एक दूसरे से सटी हुई थीं, लेकिन कीमतों में ज़मीन आसमान का अंतर था। सिर्फ एक दीवार की दूरी पर, और कीमत 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो होंग्यांग कम्युनिटी में साधारण आवासीय इकाइयाँ थीं, बुनियादी ज़रूरतों के लिए कच्चे घर, जिनकी कीमत लगभग 15,000 युआन प्रति वर्ग मीटर थी। दूसरी ओर होंग्यांग मैंशन पूरी तरह से सुसज्जित था, उच्च स्तरीय सजावट से युक्त, या यूं कहें कि आलीशान ढंग से सजाए गए घर थे। कीमत लगभग 50,000 युआन प्रति वर्ग मीटर थी। अंदर की हर इकाई पेशेवर रूप से डिज़ाइन की गई थी, भव्य शैली में, और सभी उपकरण और फर्नीचर उपलब्ध थे और शीर्ष श्रेणी के थे, जिससे वे पूरी तरह से रहने के लिए तैयार थे। चूंकि ये दोनों कम्युनिटी जियांगडू शहर के विकास क्षेत्र के मुख्य सीबीडी इलाके के पास स्थित थी, इसलिए यहाँ किराएदारों की संख्या विशेष रूप से अधिक थी। बेशक कीमत में अंतर के कारण किराएदारों की आर्थिक क्षमता में भी बहुत अंतर था। होंग्यांग कम्युनिटी के अधिकांश किराएदार आम ऑफिस कर्मचारी थे, जबकि होंग्यांग मैंशन में उच्च स्तरीय पेशेवर और छोटे व्यवसायी रहते थे। और अब वह होंग्यांग मैंशन में 1 युआन में संपत्ति खरीद सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूरी इमारत, उसमें कितनी इकाइयां होंगी, खरीदें। सोचते ही उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और 1 युआन कट गया। उसी समय सिस्टम ने बताया कि खरीदारी सफल हो गई है। उसने अपने स्पेशियल इन्वेंटरी में एक छोटा सा बॉक्स देखा, जिसमें संपत्ति के दस्तावेजों और चाबियों का ढेर था। 1, 2, 3, 36 इकाइयाँ। हे भगवान! होंग्यांग मैंशन की इमारतें 12 मंजिला थीं, जिनमें प्रति मंजिल 3 इकाइयाँ थीं, जो 3 अलग अलग आकार में उपलब्ध थीं, 260, 180 और 100 वर्ग मीटर। एक अनुमान के अनुसार इस इमारत का मूल्य 300 मिलियन युआन से अधिक था। हालांकि इसकी तुलना ताइफू प्लाजा के कुल मूल्य से नहीं की जा सकती थी, फिर भी एक साथ 36 संपत्ति के कागजात होना काफ़ी प्रभावशाली था। दरअसल वह पास की ही बस्ती में रहता था और हर दिन होंग्यांग मैंशन की इमारतें देखता था। उसने कभी वहां एक फ्लैट खरीदने का सपना देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब वह एक फ्लैट का मालिक होगा, और वह भी पूरी इमारत का। अपनी खुशी के मारे भार्गव ने तुरंत उस बस्ती में जाकर अपने लिए मनपसंद फ्लैट चुनने का फैसला किया और बाकी फ्लैटों को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को किराए पर देने के लिए कहा। इस तरह वह खुद पहले रहने लगेगा और मकान मालिक भी बन जाएगा। उसने अपनी सहज प्रवृत्ति पर अमल किया, एक टैक्सी रोकी और सीधे होंग्यांग मैंशन की ओर चल पड़ा। सिस्टम, क्या दिन में सिर्फ एक ही फ्लैश सेल का मौका नहीं होता? मुझे आज 2 क्यों मिल गए? भार्गव गाड़ी से उतरा और होंग्यांग मैंशन के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस जाते हुए अपने छोटे से बॉक्स को हाथ में लिए हुए अपने मन में उठ रहे संदेह को दूर करने के लिए पूछा। टिप्पणियों में लिखा था कि यह सिद्धांत रूप में दिन में एक बार ही होता है। सिद्धांत रूप में का क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ। हे, सिस्टम अभी भी थोड़ा घमंडी है। भार्गव हंसे बिना नहीं रह सका। इसका मतलब है कि यह सिस्टम के मिजाज पर निर्भर करता है ना? लेकिन उसे परवाह नहीं थी। ज्यादा मिलना एक वरदान है। जब तक कि गारंटीशुदा दैनिक फ्लैश सेल का मौका गायब नहीं हो जाता, तब तक सब ठीक था। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस के रिसेप्शन पर, नमस्कार महोदय, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भार्गव को अंदर आते देख रिसेप्शनिस्ट तुरंत खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए पूछा, नमस्कार, मेरे पास कुछ खाली यूनिट हैं जिन्हें मैं किराए पर देना चाहता हूँ। अभी उनका अनुमानित किराया क्या है? जी महोदय, कृपया मुझे उन यूनिटों के संपत्ति दस्तावेज दिखाएं जिन्हें आप किराए पर देना चाहते हैं। मैं उन्हें पंजीकृत करने में आपकी मदद कर दूंगी। बाजार मूल्य के हिसाब से अगर आप पूरी यूनिट किराए पर देते हैं तो किराया थोड़ा कम होगा। अगर आप अलग अलग कमरे किराए पर देते हैं तो कुल आय अधिक होगी। क्या आप पूरी यूनिट किराए पर देना चाहते हैं या अलग अलग कमरे? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो चलिए अलग अलग कमरे किराए पर देते हैं। ठीक है महोदय, व्यक्तिगत कमरों के लिए प्रति कमरा 5,000 युआन की दर से गणना की जाती है। 100 वर्ग मीटर के यूनिट में 3 कमरे हैं और इसे 15,000 युआन प्रति माह पर किराए पर लिया जा सकता है। 168 वर्ग मीटर के यूनिट में 6 कमरे हैं और इसे 30,000 युआन प्रति माह पर किराए पर लिया जा सकता है। 280 वर्ग मीटर के यूनिट में 10 कमरे हैं और इसे 50,000 युआन प्रति माह पर किराए पर लिया जा सकता है। इसके अलावा मकान मालिकों को हमारी प्रॉपर्टी की मुफ्त रेंटल एजेंसी सेवा का लाभ मिलता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट शुल्क 5 युआन प्रति वर्ग मीटर प्रति माह है, और यह प्राप्त किराए से सीधे काट लिया जाएगा। शेष राशि सीधे आपके निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। पानी, बिजली, गैस और इंटरनेट के शुल्क किराएदारों को स्वयं वहन करने होंगे। रिसेप्शनिस्ट ने धैर्यपूर्वक समझाया। अच्छा, ठीक है, तो कृपया मेरे लिए इन्हें पंजीकृत कर दीजिए। कुल 33 यूनिट। भार्गव ने गणना की। वह सबसे ऊपरी मंजिल के 3 फ्लैट अपने लिए रखेगा ताकि उसे दूसरों से कोई परेशानी न हो।
इस गणना के अनुसार शेष 33 फ्लैटों से उसे प्रति माह 10.4 करोड़ युआन से अधिक किराया मिल सकता है। अपने तीनों फ्लैटों के संपत्ति प्रबंधन शुल्क, जो कुल मिलाकर 30,000 युआन से अधिक था, को घटाने के बाद उनकी मासिक आय लगभग 10 लाख युआन ही रहेगी। एक और अच्छी खासी आमदनी, एकदम बढ़िया। ये सोचते हुए उसने तैयार बक्सा आगे बढ़ाया। क्या 33 यूनिट? ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट पूरी तरह से दंग रह गई। उसने अविश्वास से बक्से में रखे संपत्ति के दस्तावेजों को पलटा। मालिक का नाम भार्गव था। अचानक उसका पूरा शरीर कांप उठा। आप कृपया एक पल रुकिए, आपका काम हमारे मैनेजर को देखना है। इतना कहकर वह अंदर भागी और आधे रास्ते में ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैनेजर, मैनेजर, दिग्गज उद्योगपति आ गए हैं। ये चीख मामूली नहीं थी। पूरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर उन्हें देखने लगे। वाह, तो ये हैं वो दिग्गज उद्योगपति जिन्होंने पूरी इमारत खरीद ली। हे भगवान, ये कितने जवान और कितने सुंदर हैं। अचानक प्रॉपर्टी कार्यालय में शोरगुल मच गया और कुछ महिला कर्मचारी तो जानबूझकर खुद को संवारने और पलकें झपकाने लगीं। ऐसी आलीशान बस्तियों में कई अमीर कुंवारे लोग रहते थे। अगर किसी की नज़र पड़ जाती तो यह जिंदगी का अहम मोड़ साबित हो सकता था, खासकर इतने आकर्षक हीरे जड़े हुए शख्स की। तुम सब क्या कर रही हो? हटो, हटो। एक शख्स तेजी से बाहर आया और बड़बड़ाती हुई औरतों को सख्ती से तितर बितर कर दिया। यह एक बड़ा ग्राहक था। वह अपने मातहतों के मन की बात कैसे नहीं जान सकता था। वह उन्हें मुसीबत खड़ी नहीं करने दे सकता था। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी इमारत खरीद सकता है, इन लोगों को पसंद करेगा? नमस्कार श्रीमान भार्गव, मैं रामू यहाँ का प्रबंधक हूँ। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मैंने आपका नाम बहुत पहले सुना है और आज आपको देखकर आप वाकई युवा और होनहार हैं। रामू ने दोनों हाथों से अपना बिजनेस कार्ड सम्मानपूर्वक पेश करते हुए कहा। नमस्कार, तो मैं आपसे इन संपत्तियों का किराया संभालने का अनुरोध करता हूँ। भार्गव को ये कुछ मज़ेदार लगा। ये संपत्तियाँ अभी अभी उनके कब्जे में आई थीं, तो उनका नाम पहले कैसे सुना जा सकता था। वाकई, जो लोग चापलूसी और खुशामद में माहिर होते हैं, उनके आगे बढ़ने की संभावना अधिक होती है। कोई बात नहीं, मैं इन्हें अभी आपके लिए रजिस्टर कर दूंगा। सब कुछ जल्दी ही प्रोसेस हो गया। वाकई बहुत तेज़ काम हुआ। मैनेजर सन, क्या आप सामान शिफ्ट करने वालों से संपर्क कर सकते हैं? मुझे पास की होनग्यान कम्युनिटी से कुछ सामान शिफ्ट करना है। भार्गव ने एक पल सोचा। शायद आज रात यहीं रुक जाना ठीक रहेगा। आखिर यह रहने के लिए तैयार था। उसे बस कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान और कपड़े बदलने के लिए लाने थे। असल में वहाँ का एयर कंडीशनर पिछले 2 दिनों से फिर से खराब हो गया था और यह अगस्त का मध्य था, गर्मी का चरम समय। उन्हें रात में एयर कंडीशनर के बिना नींद नहीं आती थी। कोई बात नहीं, मैं खुद लोगों को लेकर आता हूँ ताकि आप लोग सामान शिफ्ट कर सकें। भार्गव रामू और उसके साथियों को पास की होनग्यान बस्ती में ले गया। लेकिन जैसे ही वे उसके किराए के अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और अंदर से झगड़े की आवाज़ें आ रही हैं। ये सुनकर भार्गव का गुस्सा भड़क उठा। लगता है अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैंने तुमसे सिर्फ चाबियां देने को कहा था, लेकिन तुमने खाना बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती हो? घर के अंदर कियारा ने किरण को घूरते हुए कहा। आधे घंटे पहले ताइफू प्लाजा में भार्गव और मनोज दोनों ने उसे छोड़ दिया था। तब से वह बहुत परेशान थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसे लग रहा था कि 4 साल के रिश्ते को अभी भी बचाया जा सकता है, इसलिए उसने अपना मेकअप ठीक किया। बाजार जाकर भार्गव के पसंदीदा पकवान खरीदे और उसके किराए के अपार्टमेंट में वापस आकर उसके लिए एक शानदार दिन बनाने की योजना बनाई। उसने खास तौर पर सेक्सी पारदर्शी लॉन्जरी भी खरीदी ताकि उस रात भार्गव को रिझाने के लिए अपने सारे आकर्षण का इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब वह किराए के अपार्टमेंट में पहुंची तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि किरण ने पहले ही खाना बना लिया था और पूरा कमरा साफ कर दिया था। खासकर जब उसने देखा कि मेज पर रखा सारा खाना भार्गव की पसंद का था, तो उसका गुस्सा भड़क उठा। ऐसा लग रहा था जैसे किरण ने अपने प्रेमी को अपने जाल में फंसाने की योजना पहले से ही बना रखी थी। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने देखा कि जब मैंने तुम्हें ब्रेकअप न करने की सलाह दी तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैंने भार्गव के कुछ पसंदीदा पकवान खरीदे ताकि उसे दिलासा दे सकूं। आखिर तुम दोनों इतने लंबे समय से साथ हो और अगर तुम ऐसा करोगी तो वह दुखी हो जाएगा। किरण, जैसे कोई छोटी पत्नी हो जिसने कुछ गलत कर दिया हो, पीछे हट गई और दबी आवाज में बोली, उसकी उदासी से तुम्हारा क्या लेना देना है? यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रही हो। क्या यह इसलिए नहीं है कि तुम हमेशा से उसे चुपके से पसंद करती थी और तुमने उसकी माँ के इलाज का खर्च भी उठाया था, लेकिन किस्मत के अजीब मोड़ के कारण भार्गव ने सोचा कि वह मैं हूँ और फिर उसने मेरे साथ रिश्ता बना लिया।
पहले तो मैं भी हैरान थी कि भार्गव अचानक मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करने लगा, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया और मैंने तुमसे पूछा और तुमने इस बात को किसी को बताने का इरादा नहीं किया, बल्कि हमें साथ रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। और टिल्डा, मैं समझ गई। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि भार्गव पहले गरीब था, इसलिए तुमने उसे मुझे सौंप दिया और मुझे उसके साथ मुश्किलों भरी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। और अब जब तुम्हें पता है कि वह सफल हो गया है और उसकी एक नई पहचान बन गई है, तो तुम उसे प्यार दिखाने के लिए बेताब हो रही हो, और हाँ, पहले जो हुआ था उसे उजागर करके मुझे बदनाम कर रही हो और खुद को बेहतर साबित कर रही हो, ताकि भार्गव तुम्हारा एहसानमंद हो जाए और तुम्हें स्वीकार कर ले। तुम सच में कुछ अलग हो। कियारा मन ही मन बात करते हुए जबरदस्ती किरण की बातों में अपने विचार जोड़ रही थी। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? किरण पूरी तरह से भ्रमित थी, लेकिन उसका दिल पहले से ही दुख से भरा हुआ था और उसे केवल रोने की परवाह थी। भार्गव की सफलता और बदली हुई पहचान के बारे में गहराई से सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस इस बात का डर था कि ब्रेकअप के बाद भार्गव दुखी होगा, इसलिए उसने उसे सांत्वना देने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसके पसंदीदा पकवानों की एक मेज पकाने की योजना बनाई। सच में, तुम्हें आग, चोरी और अपने सबसे अच्छे दोस्त से सावधान रहना चाहिए। बाहर निकलो, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अब से भार्गव से दूर रहो। हमेशा दबंग रहने वाली कियारा ने किरण पर सीधे दहाड़ लगाए, उसे पकड़कर दरवाजे की ओर धकेल दिया। बाहर निकलने की जरूरत तो तुम्हें है। अचानक एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। भार्गव गुस्से वाले चेहरे के साथ दरवाजे पर दिखाई दिया। भार्गव, तुम वापस आ गए। मैं दफा हो जाओ। भार्गव ने कियारा को सीधे धक्का दिया, किरण को अपनी बाहों में भर लिया और चिंता से उसकी ओर देखा। अगर भार्गव ने अभी दरवाजे पर उनकी बातचीत न सुनी होती, तो उसे पता ही न चलता कि किरण ने ही उसकी मां के इलाज का खर्च उठाया था। इसीलिए कियारा के साथ बिताए 4 सालों में किरण और कियारा का कुछ व्यवहार थोड़ा अजीब था। अब पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ समझ में आ रहा था। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। किरण भी अचानक इस दृश्य से चौंक गई। भार्गव की आंखों में चिंता देखकर किरण का चेहरा लाल हो गया। भार्गव के हाथों से घिरे होने के कारण वे बहुत करीब थे, एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे थे, जिससे उसका दिल अचानक बेकाबू होकर धड़कने लगा। किरण, बेशर्म औरत, मेरे सामने ही भार्गव को बहका रही हो। दोनों के बीच का माहौल देखकर कियारा चुप नहीं बैठ सकी और चीखते हुए आगे बढ़ गई। एक थप्पड़ पड़ा और कियारा जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों का गहरा लाल निशान पड़ गया। उद्धरण चिन्ह। भार्गव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कियारा ने अविश्वास और लाल आंखों से भार्गव की ओर देखा, जिसका हाथ अभी भी हवा में था। जब से वे साथ थे, भार्गव लगभग हमेशा उसकी बात मानता आया था। उसे मारना तो दूर की बात है, वह उसे डांटने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। अब उसने किरण के लिए उस पर हाथ उठा दिया, इसलिए किरण की ओर उसकी निगाहें गुस्से से भरी हुई थीं। अगर नजरें मार सकती तो किरण अब तक गोलियों से छलनी हो चुकी होती। तुम्हें मारूं? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी कि इंसान कैसे होते हैं। मैनेजर सन, आपने अभी देखा, इस औरत ने बिना इजाजत के प्रवेश किया, न केवल मेरी प्रेमिका को गाली दी बल्कि उस पर हमला करने की कोशिश भी की। कृपया पुलिस को बुलाने में मेरी मदद करें। इस तरह के बुरे बर्ताव को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कियारा की गुस्से भरी निगाहों और आक्रोश को नजरअंदाज करते हुए भार्गव ने रामू की ओर देखा। जी हाँ, श्रीमान भार्गव, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे सभी सहकर्मी गवाही दे सकते हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इतना कहकर उसने फोन उठाया और पुलिस विभाग को डायल किया। होंग्यांग हवेली में मैनेजर बनने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत चालाक होता है। एक नज़र में ही समझ आ जाता था कि क्या हो रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं भार्गव की प्रेमिका हूँ, वो एक चालाक औरत है। ये घर हमेशा से मेरा ही रहा है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इसे साबित कर सकता है। तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। कियारा ने उनकी बातें सुनकर हिस्टीरिया में चीखते हुए कहा, क्या तुम्हें गलतफहमी है? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। किरण मेरी अभी की प्रेमिका है। चूंकि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए बिना मेरी अनुमति के मेरे घर में घुसना अतिक्रमण है। जी हाँ, मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ और हमने अभी अभी सब कुछ देखा है। हम साबित कर सकते हैं कि यही हुआ था। भार्गव की बातें सुनकर रामू ने तुरंत उनकी बात दोहराई। तुम लोग। इसी समय पुलिस आ गई। स्थिति को समझते हुए उन्होंने कियारा को हिरासत में ले लिया। चाहे उसने कितनी भी दलीलें दी, वहां मौजूद सभी लोगों की कहानी एक जैसी थी। पुलिस ने पहले सुझाव दिया कि यह निजी मध्यस्थता के लिए एक दीवानी मामला हो सकता है, लेकिन भार्गव ने इसे आगे बढ़ाने पर जोर दिया। मध्यस्थता कारगर नहीं हुई, इसलिए उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ा। अंततः कियारा को जबरन प्रवेश करने और नुकसान पहुंचाने के इरादे से हिरासत में ले लिया गया। रामू ने बाद की स्थिति संभाली और भार्गव का सामान हटाने के लिए लोगों को बुलाया। घर में केवल भार्गव और किरण ही रह गए थे। तब से लेकर अब तक किरण पूरी तरह से सदमे में है।
सिर्फ इसलिए कि भार्गव ने उसे अपनी प्रेमिका बताया था। किरण, तुम कितनी नादान हो। तुमने मुझे इन बातों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर कियारा ने आज खुद खुलासा नहीं किया होता तो क्या तुम इसे मुझसे हमेशा के लिए छिपाने की योजना बना रही थी? अपने सामने खड़ी उस भोली भाली महिला को देखकर भार्गव ने उसे गले लगा लिया। अचानक हुए इस आलिंगन से हैरान होकर भार्गव की बाहों में किरण पहले तो अकड़ गई, फिर उसने उस शक्तिशाली आलिंगन और उस पुरुष की अनूठी खुशबू को महसूस किया। उसका शरीर धीरे धीरे नरम पड़ गया और उसका दिमाग सुन्न हो गया। लंबे आलिंगन के बाद भार्गव ने किरण की गोरी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसे प्यार से देखा और फुसफुसाया, अब इतनी नादान मत बनो। किरण ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया, धीरे से सहमति में गुनगुनाया। उसके गाल लाल हो गए। ये पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसे इस तरह गले लगाया था, और यह वही पुरुष था जिससे वह हमेशा चुपके से प्यार करती थी, इसलिए वह बेहद शर्मीली थी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके होठों पर एक गर्म सनसनी महसूस हुई। काफी देर बाद उनके होंठ अलग हुए। भार्गव ने अपनी बाहों में डरी हुई हिरनी की तरह कांपती हुई उस प्यारी लड़की को देखा और मुस्कुराया। इतने सालों में ये पहली बार था जब उसने इतनी नज़दीक से उस भोली भाली लड़की को इतने करीब से देखा था। खूबसूरती के मामले में वह कियारा से कहीं बेहतर थी और उसका शरीर तो उससे भी कहीं ज्यादा आकर्षक था। लेकिन अतीत में अपनी अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वे अच्छे दोस्त ही बने रहे थे। हालांकि इन सालों में आंची ने उसकी बहुत मदद की थी। खिड़की का पर्दा फट जाने के बाद से और आंची की हमेशा से सराहना करने के कारण उसने बस प्रकृति को अपना काम करने दिया। तुम तो बहुत शरारती हो। आंची शर्म से लाल हो गई। उसने अपनी गुलाबी मुट्ठी से भार्गव की छाती पर हल्के से थपथपाया। उसका सिर ऐसे झुक गया मानो जमीन में धंस जाएगा। फिर भी अंदर ही अंदर उसका दिल मीठी खुशी से भरा हुआ था। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे, फिर खुशी खुशी बैठकर आंची द्वारा बहुत पहले तैयार किया गया खाना खाने लगे। सिर्फ 3 व्यंजन और एक सूप, साधारण घरेलू खाना, लेकिन हर व्यंजन भार्गव का पसंदीदा था। बातें करते और हंसते हंसते उन्होंने लगभग 2 घंटे भोजन किया। अतीत की सारी बातें खुल गईं और उनके दिल और भी करीब आ गए। जब आंची ने सुना कि भार्गव ने अब ताइफू प्लाजा खरीद लिया है और पास के होंग्यांग मैंशन की पूरी इमारत भी खरीद ली है, तो वह काफी देर तक अवाक रह गई। फिर भी उसने उससे यह नहीं पूछा कि उसने ये सब कैसे किया। उसके लिए जब तक वह खुश था वह भी खुश थी। रात के खाने के बाद भार्गव उसे अपने नए घर का दौरा कराने ले गया। जैसे ही वे अंदर गए आंची दंग रह गई, यहाँ तक कि वह खुद भी हैरान था। सचमुच एक आलीशान घर, खासकर 280 वर्ग मीटर का वह फ्लैट जिसमें पूरी छत पर तारों वाला डिजाइन था और चारों ओर फैली बालकनी से अंदर से ही मनोरम दृश्य दिखाई देते थे। क्यों न तुम आज रात यहीं रुक जाओ। बालकनी में भार्गव आंची को पकड़े हुए दूर के दृश्य को निहारते हुए अचानक उसके कान के पास झुके और धीरे से पूछा। उन्होंने स्पष्ट रूप से आंची के शरीर में तनाव महसूस किया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उसने हल्का सा सिर हिलाया। भार्गव के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, उनका दाहिना हाथ उसके घुटनों के नीचे चला गया और राजकुमारी की तरह उसे गोद में उठाकर उसकी चौंकी हुई चीख के बीच वे अंदर चले गए। गर्मी की रात की हल्की हवा बह रही थी। लहराती हुई आकृतियां एक मदहोश कर देने वाला दृश्य बना रही थीं। आधी रात बीत चुकी थी। डिंग, दुकान ताज़ा हो गई है, नए सामान अब अलमारियों पर हैं। मेजबान आप स्वयं तय कर सकते हैं कि खरीदना है या नहीं। भार्गव ने नींद से भरी आंखें खोलीं, अपने बगल में सोई हुई सुंदरी पर एक नज़र डाली और धीरे से हंसे। उसने सिस्टम खोला और उसे देखा। आइटम, ज़िरुई मैंशन विला नंबर 1, कीमत 1 युआन। इस आइटम को देखते ही भार्गव के दिल में हलचल मच गई। रियल एस्टेट में काम करने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ज़िरुई मैंशन का क्या महत्व है। अगर आज के होंग्यांग मैंशन को लग्जरी आवास माना जाए तो ज़िरुई मैंशन लग्जरी संपत्तियों के शिखर पर था। आखिर होंग्यांग मैंशन की पूरी बिल्डिंग नंबर 1 36 यूनिट की कीमत 300 मिलियन से थोड़ी अधिक थी, जबकि ज़िरुई मैंशन के सबसे सस्ते विला की कीमत ही 300 मिलियन से अधिक थी। और ज़िरुई मैंशन के विलाओं में जितना बेहतर ग्रेड होता था, घर का नंबर उतना ही कम होता था। विला नंबर 3 पहले 1 अरब में बिका था। विला नंबर 1 की बात करें तो सिर्फ पैसे से ही यह नहीं मिल सकता था। भार्गव ने तो ये भी सुना था कि किसी ने इसके लिए 3 अरब की पेशकश की थी, लेकिन सौदा कभी पूरा नहीं हुआ। कोई कल्पना कर सकता है कि विला नंबर 1 कितना शानदार रहा होगा। सदमे का असर कम होने से पहले ही एक और चेतावनी सुनाई दी। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पहला खून जीता। इनाम, सरप्राइज 10 ड्रॉ। इतना अच्छा भी है क्या? सभी लॉटरी पुरस्कार 1 युआन में भुनाए जा सकते हैं। क्या आप ड्रॉ शुरू करना चाहते हैं? शुरू करें। सोचते ही उसके सामने एक बड़ा पहिया प्रकट हुआ। हालांकि सभी पुरस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगे थे। नीचे सिंगल ड्रॉ या 10 ड्रॉ के विकल्प थे। 10 ड्रॉ। पलक झपकते ही पहिया घूमने लगा। डिंग, मेजबान जी को बुएजिंग गोंगजियू के 1 क्रेट के लिए बधाई, 1 युआन में भुनाएं। डिंग, मेजबान जी को बुएजिंग गोंगजियू के 1 और क्रेट के लिए बधाई, 1 युआन में भुनाएं।
डिंग, मेजबान जी को माओताई के एक क्रेट के लिए बधाई, 1 युआन में भुनाएं। डिंग, मेजबान जी को माओताई के एक और क्रेट के लिए बधाई, 1 युआन में भुनाएं। डिंग, मेजबान जी को वुलियांगे के एक क्रेट के लिए बधाई, 1 युआन में भुनाएं। डिंग, मेजबान जी को वुलियांगे के एक और क्रेट के लिए बधाई, 1 युआन में भुनाएं। क्या हम शराब पर ही अटके हुए हैं? एक पंक्ति में शराब के 6 क्रेट देखकर भार्गव अवाक रह गया। डिंग, मेजबान को एक पगानी याजिक दुनिया में एकमात्र के लिए बधाई, 1 युआन में भुनाएं। डिंग, मेजबान को 1 अरब स्ट्रीमिंग कॉइन्स के लिए बधाई, 1 युआन में भुनाएं। डिंग, मेजबान को एक इंस्टेंट मास्टरी कार्ड के लिए बधाई, 1 युआन में भुनाएं। डिंग, मेजबान को एक शक्तिशाली मांसपेशी निर्माण गोली के लिए बधाई, 1 युआन में भुनाएं। तस्क, इसके बाद जो चीजें आई उन्हें देखकर भार्गव ने गहरी सांस ली। हर एक चीज पिछली से ज्यादा शानदार थी, जैसे पगानी याजी। भार्गव ने ऑनलाइन खोज की और प्रशंसा में कहा। इस कार की कीमत 40 मिलियन से ज्यादा थी और इसे ज़िया के 3 दिव्य पशुओं में से एक माना जाता था। और ये दुनिया भर में अपनी तरह का इकलौता है। इसे बाहर निकालो और यकीन मानो, लोग मुड़कर देखने लगेंगे। लेकिन 1 अरब स्ट्रीमिंग कॉइन्स का क्या? उन्हें कैश में नहीं बदला जा सकता था? क्या सिस्टम को पता था कि वह अक्सर टिकटॉक ब्राउज करता है और चाहता था कि वह लाइव स्ट्रीमिंग करियर शुरू करे? और यह इंस्टेंट मास्टरी कार्ड सिर्फ नाम सुनकर ही कमाल लग रहा था। लेकिन यह माइटी मसल बिल्ड पिल क्या थी? भार्गव ने सब कुछ रिडीम किया और आइटम के विवरण पर क्लिक किया। माइटी मसल बिल्ड पिल लेने के बाद अस्थि मज्जा को शुद्ध करता है और हर शारीरिक गुण को 10 गुना बढ़ाता है। इतना शक्तिशाली, हर क्षेत्र में 10 गुना बढ़ोतरी। क्या ये शीर्ष स्तर के विशेष बलों के सैनिकों से भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं था? आखिरकार कुलीन सैनिक भी केवल कुछ क्षेत्रों में ही निपुण होते हैं, हर क्षेत्र में नहीं। फिर भी इस गोली ने हर क्षमता में सचमुच 10 गुना वृद्धि की। भार्गव चुपके से बाथरूम में गया, दरवाज़ा बंद किया और गोली को ध्यान से देखा। गोली की बजाय ये किसी औषधि की गोली जैसी लग रही थी, लगभग एक आदमी के अंगूठे के नाखून के आकार की, पूरी तरह से धधकती लाल। इसके चारों ओर बादल जैसे सफ़ेद पैटर्न लिपटे हुए थे और एक अवर्णनीय सुगंध हवा में तैर रही थी। सिस्टम केवल सर्वश्रेष्ठ ही उत्पन्न करता है। इसी विश्वास के साथ भार्गव ने बिना किसी झिझक के इसे निगल लिया। वाह, अस्थि मज्जा शुद्धि उपन्यासों या नाटकों में वर्णित पीड़ा के समान बिल्कुल नहीं थी। इसके बजाय उसके शरीर का हर अंग अत्यंत आरामदायक महसूस कर रहा था। अंदर जाते ही गोली अनगिनत गर्म धाराओं में घुल गई जो उसके हर अंग में फैल गईं, जबकि उसकी त्वचा पर काले दाने उभर आए, साथ ही एक तीखी गंध भी आई। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां अजीब तरह से मरोड़ रही थीं। वह जानता था कि उसका शरीर विकसित हो रहा है। लगभग 10 मिनट बाद गर्म प्रवाह कम हो गया और विकास रुक गया। भार्गव ने कुल्ला किया और दर्पण के सामने वापस आ गया। उसकी मूल 178 सेमी की ऊंचाई कम से कम 185 सेमी तक बढ़ गई प्रतीत हो रही थी। उसका चेहरा, जो पहले से ही सुंदर था, अब और भी तीक्ष्ण और दृढ़ लग रहा था। हर मांसपेशी का उभार ऐसा लग रहा था मानो तराशा गया हो, हर एक में अपार शक्ति भरी हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक ही मुक्के से वह दीवार तोड़ सकता है। इस बदलाव से वह बेहद खुश था। नीचे देखने पर उसे और भी संतुष्टि मिली, इसलिए वह अपने शयन कक्ष में लौट गया। एंची, सुबह का व्यायाम। अगले दिन दोपहर के करीब दोनों आखिरकार आराम से उठे। भार्गव ऊर्जा से भरपूर था, लेकिन आंची लड़खड़ाती हुई चल रही थी, जिसे देखकर भार्गव को हंसी आ गई। अभी भी हंस रही हो? ये सब तुम्हारी गलती है। ठीक है, मेरी गलती। मैं तुम्हें अभी बाहर ले चलता हूं ताकि तुम अपनी ऊर्जा वापस पा सको, और फिर आज दोपहर तुम्हें एक सरप्राइज दिखाने ले चलता हूं। डिंगा लिंक्टिल्ड। इसी क्षण आंची का फोन बज उठा। हेलो माँ। ओह, मैं कल रात अपना काम खत्म करने में बहुत देर कर दी, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के घर रुक गई। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। फोन रखने के बाद आंची ने बेबसी से कंधे उचका दिए। तुमने भी सुना, माँ का फोन है, मुझे वापस जाना होगा। साथ ही मेरी कंपनी मुझे कुछ समय के लिए, शायद 1 हफ्ते के लिए, बिजनेस ट्रिप पर भेज सकती है। लगता है सरप्राइज के लिए मुझे ट्रिप से वापस आने तक इंतजार करना पड़ेगा। तुम 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो? ठीक है, तो मैं इस हफ्ते का इस्तेमाल अपने कुछ काम निपटाने के लिए करूंगा। क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद वापस जा सकता हूं। तुम्हें थोड़ा और आराम कर लेना चाहिए। साथ ही मुझे वापस जाकर अपनी माँ को मानसिक रूप से तैयार करना है। उन्हें नहीं पता कि हम साथ हैं, और अगर उन्हें अचानक पता चल गया तो उन्हें झटका लग सकता है। ठीक है, तो वापस जाओ और अपनी होने वाली सास पर कुछ अच्छा मनोवैज्ञानिक काम करो। थोड़ी देर और मजाक करने के बाद आंची चली गई। भार्गव ने अपने कपड़ों में खोजबीन की और आखिरकार उसे कैजुअल स्पोर्ट्सवियर का एक सेट मिला जो उसने एक विदेशी व्यापार की दुकान से सस्ते में खरीदा था, जो अपेक्षाकृत ढीला था। विगोपिल के असर से उसे नए कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए उसने ताइफू प्लाजा में खरीदारी करने का फैसला किया। कल जाने से पहले गाओ जियानली ने उसे ताइफू प्लाजा का सुप्रीम ब्लैक कार्ड दिया था।
उसके अलावा पूरे जियांगडू शहर में केवल 3 कार्ड जारी किए गए थे, जो इस कार्ड की कीमत को दर्शाता है। इस कार्ड से ताइफू प्लाजा में सभी खरीदारी आधी कीमत पर मिल रही थी। एक आलीशान कॉम्प्लेक्स से जैसी उम्मीद की जाती है, यहाँ के सभी 280 अपार्टमेंट में निजी बंद गराज थे, जिनमें से प्रत्येक में 2 कारें खड़ी की जा सकती थीं। इससे भार्गव के लिए बाद में अपनी कार को स्पेशल पाउच से निकालना सुविधाजनक हो गया। अगर वह कार को अचानक बाहर निकाल देता तो क्या निगरानी फुटेज में उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से चौंक नहीं जाता। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, एक शानदार बैंगनी रंग की कार्बन फाइबर सुपर कार, जिसके गल विंग दरवाजे खुले हुए थे, तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गई। वाह, जैसा कि विश्व स्तर पर सीमित संस्करण की सुपरकार से उम्मीद की जाती है, कार की चाबी भी बेहद खूबसूरत थी, एक पगानी सुपरकार का लघु मॉडल। भार्गव को किस बात से संतुष्टि मिली? इससे भी बड़ी बात यह थी कि सिस्टम के उत्पाद पूरी तरह से सटीक थे। रजिस्ट्रेशन प्लेट, बीमा और अन्य सभी सहायक उपकरण पूरे थे। लाइसेंस प्लेट अभी भी जियांग थी। चाहे ऐसी प्लेट कितनी भी महंगी क्यों न हो, आम लोग इसे नहीं लगवा सकते थे। इसे चलाना प्रतिष्ठा की निशानी थी। वूम! भार्गव ने जैसे ही पगानी स्टार्ट की, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी, मानो कोई सोया हुआ खूंखार जानवर जाग रहा हो, लहर दर लहर। उसने गियर बदला और एक्सीलरेटर को हल्के से दबाया। कार हवा की तरह दौड़ी और पल भर में रॉकेट की तरह निकल पड़ी। उसकी शक्ति बिल्कुल अविश्वसनीय थी। अभी कौन सी कार गुजरी? उसका स्टाइल तो कमाल का है। मैंने भी ठीक से नहीं देखा। उसका सुव्यवस्थित आकार वाकई असाधारण है और बैंगनी रंग तो और भी शानदार लग रहा है। ये महंगी ही होगी। बिल्कुल, ये बुगाटी वेरॉन से भी ज़्यादा कूल लग रही है। मुझे यकीन है इसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन होगी। 10 मिलियन? बिल्कुल नहीं। इस कार का नाम है पगानी जोंडा। इसका नाम हमारे शिया साम्राज्य के 3 दिव्य पशुओं के नाम पर रखा गया है। बाकी 2 के नाम है बाशिया और चिवेन, और ये सभी विश्व स्तर पर अद्वितीय सीमित संस्करण हैं। इसकी कीमत 40 मिलियन से भी ज़्यादा है और इसमें ट्विन टर्बो V12 इंजन लगा है, जो 730 हॉर्स पावर की ताकत से 400 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस दिव्य कार को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। ये तो सड़कों पर धूम मचाने वाला एक दिव्य पशु है। एक कार प्रेमी ने पीछे हत्ती टेललाइट्स को देखा और ईर्ष्या से भरी आंखों से समझाना शुरू किया। वाह! हालांकि मुझे आपके बताए तकनीकी विवरण समझ नहीं आए, लेकिन 40 मिलियन सुनकर मैं चौंक गया। भले ही इस इलाके में उच्च स्तरीय पेशेवर और बॉस रहते थे, लेकिन कोई भी 40 मिलियन से ज़्यादा कीमत की कार नहीं खरीदेगा, और कई लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं था। विकास क्षेत्र के बाहर संजिंग नंबर 7 वॉयडिक्ट रेसिंग के शौकीनों का जमावड़ा स्थल था। जियांगडू शहर में यही एक सड़क थी जहां रेसिंग की खुली छूट थी और यहां कोई गति सीमा नहीं थी। पंक स्टाइल के कपड़े पहने कुछ युवक लड़कियां 2 गुटों में बटे हुए यहां आमने सामने थे। छोटी शैतान बहन, ऐसे चेहरे और कदकाठी के साथ रेसिंग क्यों कर रही हो? मेरे भाई वांग का साथ दो और मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने का वादा करता हूँ। पीले रंग से रंगे बालों वाले एक युवक ने कामुक मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाया। दफा हो जाओ, पीले बालों वाले। अभी पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हुए हो और अपनी छोटी शैतान बहन से पंगा ले रहे हो। बकवास बंद करो। हर राउंड का 100,000 का इनाम है। जो भी नंबर 7 वॉयडिक्ट के 13 खतरनाक मोड़ सबसे पहले पार करेगा, वही जीतेगा। छोटी शैतान बहन के नाम से मशहूर महिला ने आक्रामक लहजे में आदेश दिया। ठीक है, लेकिन एक शर्त भी है। अगर मैं जीतती हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रात बितानी होगी। दफा हो जाओ। मुझसे सोने की चाह रखने वाले मर्दों की कतार जियांगडू शहर से लेकर मैजिक सिटी तक फैली हुई है। तुम खुद को क्या समझते हो? शर्त लगाओ अगर लगा सकते हो, वरना भाग जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। छोटी शैतान बहन कमजोर नहीं थी, वह पीले बालों की चालों में नहीं फंसने वाली थी। बूम 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 टिल्डर। कुछ और वार के बाद पीले बालों और छोटी शैतान बहन ने अपनी अपनी कारें स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचा दी। चलो, अपनी शर्तें लगाओ। पीले बालों की 1 से 0.7 की, छोटी शैतान बहन की 1 से 0.9 की और टाई होने पर 1 से 2 की। उसी समय छोटी शैतान बहन द्वारा लाया गया झाड़ू जैसे सिर वाला एक युवक चिल्लाते हुए दूसरे दांव लगाने लगा। मैं छोटी शैतान बहन की जीत पर 30,000 का दांव लगाता हूँ। क्या तुम बेवकूफ़ हो? येलो हेयर जो गेल एस चलाता है उसमें कई बार बदलाव किए गए हैं और उसका कौशल लिटिल डेविल्स से थोड़ा बेहतर है। देखो, संभावनाओं से भी यही लगता है कि येलो हेयर के जीतने की संभावना ज़्यादा है। लिटिल डेविल्स की हर्ट 7Z का प्रदर्शन येलो हेयर से कमतर नहीं है। हो सकता है येलो हेयर का कौशल थोड़ा बेहतर रहा हो, लेकिन जब से वह मशहूर हुआ है तब से अयाशी भरी जिंदगी जी रहा है। कौन जाने उसका कौशल कम हो गया हो। बिल्कुल, मैंने भी लिटिल डेविल्स के जीतने पर 20,000 का दांव लगाया है। वैसे भी यह एक जुआ है, तो स्वाभाविक रूप से तुम ज़्यादा संभावनाओं पर ही दांव लगाते हो। तो फिर तुम टाई पर क्यों नहीं दांव लगाते? 1-2।
दोनों ने बोलने वाले को ऐसे देखा जैसे वह बेवकूफ़ हो, और काफ़ी देर चुप रहने के बाद एक ने कहा, इन 13 खतरनाक मोड़ों के निकास से केवल एक ही कार गुजर सकती है। टाई कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह तैयार टिल्ड। ठीक उसी क्षण रेफरी का लाल झंडा अचानक नीचे गिरा और दोनों स्पोर्ट्स कारें एक साथ तेजी से निकल पड़ीं, धूल उड़ाती और कान फाड़ देने वाली गर्जना करती हुई। संजिंग नंबर 7 वॉयडिक पूरी तरह से रेसिंग के शौकीनों द्वारा वित्तपोषित और निर्मित किया गया था। पूरा कोर्स विभिन्न खतरनाक रेसट्रैकों के क्लासिक तत्वों को मिलाकर डिजाइन किया गया था, जिससे इसकी कठिनाई का स्तर बेहद ऊंचा था। एक सामान्य अनुभवी ड्राइवर भी इस सड़क पर धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए पसीना बहाएगा, रेसिंग करना तो दूर की बात है। येलो हेयर का कौशल वाकई उत्कृष्ट था। उसने तुरंत ही बढ़त बना ली, लेकिन लिटिल डेविल्सिस भी कम नहीं थी। हर कदम पर पूरी ताकत लगा रही थी और लगातार ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, जिससे येलो हेयर को अपनी सतर्कता कम करने का मौका नहीं मिल रहा था। दोनों टीमें गतिरोध में फंसी हुई हैं। गेल एस फिलहाल आगे है। लगता है असली विजेता का फैसला 13 खतरनाक मोड़ों पर ही होगा। स्वाभाविक रूप से रेस के लिए एक ट्रैक उद्घोषक था जो लगातार प्रगति की रिपोर्ट दे रहा था, लेकिन अचानक एक गहरी सांस सुनाई दी। ध्यान दें, एक सुपरकार अभी अभी प्रवेश द्वार बी से ट्रैक पर तेजी से आई है। हे भगवान, यह इतनी तेज है कि मैं देख ही नहीं पाया कि यह कौन सी कार थी। अरे बाप रे, ये तो बैंगनी रंग की पगानी है। इसकी रफ्तार 400 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी, है ना? किसी के कुछ सोचने से पहले ही निगरानी चौकी संख्या 2 पर मौजूद व्यक्ति चिल्ला उठा। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। प्रवेश द्वार बी पर स्थित निगरानी स्थल से निगरानी चौकी संख्या 2 तक की दूरी 1 किलोमीटर या 1000 मीटर से ज्यादा थी। दोनों रिपोर्टों में सिर्फ 6 सेकंड का अंतर था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कार ने लगभग 200 मीटर की दूरी सिर्फ 1 सेकंड में तय कर ली। ये रफ्तार 400 मील प्रति घंटे से कहीं ज्यादा थी, और ये तो सबसे अहम बात नहीं थी। आपको ये समझना होगा कि ये पुल का रेसिंग ट्रैक पूरी तरह घुमावदार था। सीधी सड़क पर 1 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करना वैसे भी बेहद मुश्किल होता है, घुमाव पर तो और भी मुश्किल। क्या ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं थी? सुनने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।